हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राजेश काम से लौट घर में घुस अभी एक घूंट पानी भी नहीं पिया था कि अम्मा ने रोना शुरू कर दिया और चुप होने का नाम ना ले रही थी। जब तक राजेश अम्मा को समझाकर चुप कराता, उससे पहले ही सोनी, जो राजेश की छोटी बहन थी, वो भी शुरू हो गई। अरे भैया, तुझे पता नहीं है तेरे पीछे से हमें कैसे कैसे बोल सुनाए जाते हैं, कैसी बेइज्जती करी जाती है हमारी। भाभी टाइम से खाना तक नहीं देती, दूध के नाम पे नीला जल दिया जाता है। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं। अम्मा रोते हुए कहती है, तुझे पता नहीं है हम कैसे अपना वक्त काट रहे हैं। राजेश की बीवी सोनिया अंदर से राजेश के लिए पानी लेकर आ रही थी। ये सब सुन उससे नहीं रहा गया। बोली, अम्मा क्यों झूठ बोल रही हो? पूरे दिन तो तुम्हारे पीछे खाने की थाली लेकर मनाती फिरती हूँ, तुम फिर भी नहीं मानती। दूध में कहीं अलग से तो उबालती नहीं हूँ, यही बाहर ही हांडी में दूध उबालती हूँ। अपने हाथ से रोज दूध लेती हो तुम, और वही दूध मैं अपनी छोरी को भी देती हूँ। तो इसमें नीले जल वाली बात कहाँ से आ गई? भाभी तू रहने दे, हमारे लिए यहाँ पानी डाल के रख देती है दूध में, और अपने लिए भीतर अलग से बिना पानी का दूध उबालती है। भैया को सब पता है तू क्या करती है और क्या नहीं। वो दूध तो अलग से घी निकालने के लिए उबालती हूँ, और उसमें से किसी को भी नहीं देती। उसकी तो बस दही जमती है। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? पीने वाला दूध तो सबके लिए यही है। अच्छा, तो कल फिर गुड्डन भीतर बैठी कौन सा दूध पी रही थी? सोनी बोली। सोनी, तुम तो छोटे से जीवाक से शर्त कर रही हो। अरे, ये दूध मांग रही थी, बाहर दूध गर्म नहीं हुआ था तो मैंने थोड़ा सा दूध भीतर वाले में से दे दिया, तो क्या हो गया? तभी अम्मा बोल पड़ी, बेटा अब देख लिया तूने खुद, कैसे खुद माँ बेटी बिना पानी का दूध पीती हैं, और हम माँ बेटी के लिए ये पानी सा पतला नीला जल दूध। सोनिया से फिर नहीं रहा गया। बोली, अम्मा मैंने तो कभी भीतर बिना पानी का दूध नहीं लिया। इतना झूठ तो मत बोलो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अभी तक राजेश सब चुपचाप सुन रहा था। अचानक उसने अपनी साइकिल वहीं पटकी और अपना जूता उतार चढ़ बैठा सोनिया के ऊपर। सोनिया मना करती रही, पर उसने उसकी एक ना सुनी और उसे रुई की तरह धुनना शुरू कर दिया। बेचारी सोनिया यही कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर राजेश पर एक ही धुन सवार थी। बोला, मुंह बंद कर, अगर सांस भी निकाली तो खैर नहीं तेरी। सोनिया अब तक यही सब तो सहती आई थी। जब भी माँ बेटी का दिल करता, राजेश के आते ही शुरू हो जाती, और जब तक राजेश सोनिया को मूंछ की तरह कूट ना लेता, तब तक माँ बेटी का खाना हजम ना होता। जब भी कभी सोनिया पलटकर कोई जवाब दे देती तो हर बार यही धमकी होती, आने दे राजेश को, तेरी हड्डियां ना तुड़वाई तो जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला देना। सोनिया जानती थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, पर राजेश उसकी बात का भरोसा नहीं करेगा, मानेगा वो माँ और बहन की ही। इसलिए वो अक्सर पिटने के डर से चुप ही रह जाती थी। पर फिर भी माँ और बेटी को कहाँ चैन आता था। हर तीसरे दिन किसी न किसी बात पर कलेश होता ही था, और सोनिया पर कभी लातों की तो कभी मुक्कों की, कभी डंडों की तो कभी राजेश के हाथ में जो पड़ जाए उसकी बारिश हो ही जाती थी। पुरानी चोटें ठीक भी नहीं हो पाती थी, उससे पहले ही सोनिया के शरीर पर नई चोटें होती। यही क्रम बन गया था और यही सोनिया की नियति। पर आज सोनिया चुप नहीं थी। वो बार बार कहे जा रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। राजेश अब जूता छोड़ लात घूंसों पर आ गया था, गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था। कभी सोनिया के मुंह पर थप्पड़ तो कभी उसकी पीठ और कमर पर लात। उसके हाथ पैर लगातार चल रहे थे। हर बार दर्द से कराह उठती सोनिया, पर आज चुप नहीं हो रही थी। उसने भी जैसे ठान लिया था कि आज चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। सोनी और अम्मा अभी भी यही कहे जा रही थी, देख रहा है तू, तेरे सामने जब इतनी जबान चल रही है तो तेरे पीछे से क्या क्या कहती होगी। राजेश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था।
और उसी के साथ बढ़ती जा रही थी उसकी बेरहमी, और इसी के साथ सोनिया की आवाज में दर्द भी बढ़ता जा रहा था। वहीं एक कोने में बुरी तरह से डरी सहमी 10-11 साल की गुड्डन खड़ी थी। उसका अपना पिता उसके सामने माँ को जानवर की तरह मार रहा था, और दादी और बुआ सोनिया को बचाने की बजाय राजेश को और उकसा रही थी। जब भी ऐसा होता अक्सर गुड्डन की बिमला ताई बीच में आ जाया करती थी, और वो सोनिया को जहां तक हो पाता राजेश से बचा लिया करती थी। पर आज ताई अभी तक खेतों से वापस नहीं लौटी थी। गुड्डन को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी माँ नहीं बचेगी। बेचारी बच्ची की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने पिता को रोक सके। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, और कुछ लोगों ने राजेश को रोकने की कोशिश भी की, पर उसने किसी की नहीं सुनी। सोनिया जोर से चिल्लाई, अरे दुश्मन मार ही डालेगा क्या मुझे? अरे डायनो, जब मैं मर जाऊंगी तभी तसल्ली होगी तुमको। देख ले भैया कैसी जीभ चला रही है, हमें पूरे मोहल्ले के सामने डायन कह रही है। हम इतनी बेइज्जती नहीं सहेंगे, अब तो हमें कुआं नदी में गिर के मरना ही पड़ेगा। कहे अम्मा और सोनी दोनों रोने लगे। राजेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने इधर उधर कुछ खोजा। पास में ही एक पुरानी टूटी खाट का पाया पास में पड़ा था। उसने वही पाया सोनिया को मारने के उठाया, पर मार नहीं पाया। पीछे से उसे राजेश के पिताजी ने पकड़ लिया था। उसके हाथ से पाया छीन दूर फेंकते हुए उन्होंने राजेश को जोर का धक्का दिया और बोले, अगर अब हाथ भी लगा दिया बहू को तो जान से मार दूंगा। दादाजी को वहां देख सोनिया उनके पैरों में आ गिरी। उन्होंने सोनिया को उठाकर अपनी हालत संभाल भीतर जाने को कहा। दादाजी अम्मा और सोनिया से बोले, तुम दोनों को शर्म तो आती नहीं है? यहाँ खड़ी होकर दोनों बहुओं को पिटवा रही हो, और एक कमीना उसे जानवर से भी बुरी तरह से पीटता जा रहा है। कैसी बेहया इंसान हो तुम दोनों। तुम्हारा तो पता नहीं, पर एक दिन मुझे जरूर मरना पड़ेगा। तुम्हारे ढंग देखकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में तुम लोगों ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। खबरदार जो किसी ने कुछ कहा तो। अम्मा बोली, हाँ तेरे ही सर चढ़ाई है, नहीं तो ऐसी बहू तो मेरी जूती के नीचे। दादाजी बोले, अरे ऊपर वाले से तो डर, किसी की आत्मा की जाई है ये। उसकी इस छोटी सी बच्ची से पूछ, इसकी माँ है ये, और इस कमीने की अकल पर भी पत्थर पड़ गए हैं। जिंदगी और बुढ़ापा दोनों इसी के संग काटने हैं इसे। अम्मा बोली, तुझे ही आग लगी है, मेरी चले तो इसे आज ही घर से निकाल दूं और कल ही नया ब्याह कर लाऊं राजेश का। इसके तो नाखून तक के ब्याह हो जाएंगे। दादाजी बोले, अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे घर से निकाल दूं। और सोनी तू भी तो शर्म कर, तुझे भी किसी के घर जाना है। तेरे साथ ऐसा हो तब तू क्या करेगी? दादाजी ने बाकी सबको भी अपने घर जाने को कहा। सोनिया अभी भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने सोनिया से कहा, बेटी तू भी भीतर जा, अपनी हालत संभाल। यहाँ समाज में बहुएं कभी जेठ ससुर के सामने मुंह नहीं खोलती थी, और सोनिया ने भी कभी दादाजी के सामने मुंह नहीं खोला था, पर आज खुद को रोक नहीं पाई। बोली, दादाजी अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इसका कोई पता नहीं कब मुझे मार दे। दादाजी बोले, अरे बेटी मैं हूँ, मेरे रहते क्यों चिंता करती है? तेरे पिता से मैं ही लाया था तुझे मांग कर, मेरी जिम्मेदारी है तू बेटी। सोनिया कुछ नहीं बोली और भीतर चली गई। गुड्डन अभी भी कोने में खड़ी सुबकियां ले रही थी। सोनिया ने अपने मायके में खबर कर दी थी। आज उसके मायके वाले आस पड़ोस के बड़े बुजुर्गों को लेकर आए हुए थे। जैसे ही सोनिया ने अपने मायके वालों को देखा, उससे खुद को रोका ना गया, और भाई और पिता के सीने से लग के खूब रोई। बहन के सूजे हुए चेहरे, जगह जगह नीली पड़ चुकी चोटें देख सोनिया के तीनों भाइयों की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अगर समाज उनको आज जरा सी भी आजादी दे देता तो वो राजेश को पीट पीट कर वहीं मार डालते। बहुत सारे लोग बैठे थे, उनमें राजेश के बड़े भाई और पिता भी थे। दोनों शर्म से अपने सर झुकाए बैठे थे। दरवाजे के पीछे से झांकती सोनी और राजेश की माँ अभी भी अनाप शनाप बोलने से बाज नहीं आ रही थी। जितना ज्यादा वो बोल रही थी, राजेश के पिता और बड़े भाई का सर
उतना ही ज्यादा नीचा होता जा रहा था। राजेश के बड़े भाई और पिता ने रोकने की लाख कोशिश की, पर सोनिया के घर वाले सोनिया को अपने साथ लिए बिना जाने वाले नहीं थे। वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार ना थे कि उनकी बेटी को यहाँ ऐसे माहौल में और छोड़ा जाए। राजेश ने गुड्डन को सोनिया के साथ नहीं जाने दिया और गुस्से में सोनिया भी गुड्डन को छोड़ अपने परिवार वालों के साथ चली गई। छोटी सी बच्ची कातर नजरों से कभी अपनी माँ को जाते हुए देखती और कभी अम्मा और बुआ की तरफ, जिनके पास उसे अब रहना था। उससे किसी ने भी नहीं पूछा था कि उसको किसके पास रहना है। माँ साथ ले जाना चाहती थी, पर बाप ने जाने नहीं दिया। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पर तभी बिमला ताई के कोमल स्पर्श ने जैसे उस बच्ची की जान में जान डाल दी। ताई बोली, तू चिंता मत कर, मम्मी गई तो क्या हुआ, मैं हूँ और दादाजी भी हैं, और फिर कुछ दिन में मम्मी भी आ जाएंगी। बिमला ने कभी भी गुड्डन और अपने बच्चों में कोई भेद नहीं किया था। बिमला का स्वभाव ही ऐसा था। मोहल्ले से कोई भी आ जाए, वो सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। सोनिया को गए 3 महीने हो गए थे। सोनी और अम्मा रोज गुड्डन को खेतों में जानवर चराने और सूखे उपले इकट्ठे करने भेज देते। रात की बासी रोटी और 1 गिलास दूध पी छोटी सी बच्ची दिन के 2 पहर खेतों में जानवर चराती और सूखे उपले इकट्ठे करती फिरती। दादी और बुआ दोनों आराम से घर बैठती और शाम में बेचारी बच्ची को कुएं से पानी लाने भी भेज देती। अक्सर शाम में जब भूखी प्यासी बच्ची खेत से घर लौटकर आती तो दादी और बुआ दोनों ही घर को ताला लगा किसी न किसी के यहाँ गप्पे मार रही होती। पर गुड्डन के लिए यही पल दिन के सबसे अच्छे पल हुआ करते थे। वो थोड़ी देर मोहल्लों के बच्चों के संग खेल भी लेती और बिमला ताई के पास आज चुपके से भरपेट खा भी लेती। डर हमेशा उसे यही रहता कि कहीं अम्मा दादी और बुआ ने देख लिया तो उसे पीटेंगी। राजेश के लिए गुड्डन थी तो सही, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो अपनी ही दुनिया में रहता। उसे यही लगता था कि उसकी माँ और बहन गुड्डन का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहे थे। नन्ही सी जान गुड्डन राजेश के गर्म स्वभाव की वजह से कभी कुछ कह भी ना पाती। माँ के साथ राजेश के बर्ताव का जो डर था वो गुड्डन की हड्डियों तक में समा गया था। छोटी सी बच्ची कभी किसी भी तरह की शिकायत नहीं करती थी राजेश से। अब बारिश शुरू हो गई थी तो सूखे उपले तो अब नहीं मिलते थे, पर अब भी उसे जानवर चराने तो जाना ही पड़ता था। आजकल अम्मा और बुआ सुबह छाछ के साथ दलिया खिला, दोपहर के लिए 2 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध उसे जानवर चराने खेत भेज देती। गुड्डन सारे दिन जानवरों के पीछे दौड़ती फिरती और कई बार शाम में जब घर लौटकर आती तो उसे बहुत जोर की भूख लगी होती थी। वो चुपचाप बिमला ताई के पास चली जाती और घर में जो भी होता चुपके से खाती। एक बार सोनी ने गुड्डन को ताई के पास बैठ खाना खाते हुए देख लिया तो गुड्डन को चोटी से पकड़ बाहर खींचते हुए ले गई और उसके बाद राजेश से शिकायत कर दी। राजेश ने भी बिना कुछ सोचे समझे तैस में आ बेचारी बच्ची की पीठ पर कस के थप्पड़ रसीद कर दिया था। तब से गुड्डन बहुत डर गई थी और जब आसपास कोई नहीं होता तभी वो ताई के पास आती। बिमला भी घर में कलह से डरती थी, इसीलिए वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। पिछले 3 दिन से जबरदस्त बारिश हो रही थी। खेतों में टखने से ऊपर तक पानी भर गया था। इस मौसम में रोज सुबह छाछ और दलिया खाना और दिन भर पानी में जानवरों के पीछे भागना, कई बार बारिश में भीग जाना। बेचारी बच्ची का कोमल शरीर ये पीड़ा कब तक सहता। गुड्डन बीमार हो गई। उसे सर में दर्द और बदन में टूटन रहने लगी। जब भी गुड्डन अपनी तबीयत के बारे में अम्मा और बुआ को कहती तो उनको हमेशा यही लगता कि वो काम न करने के बहाने कर रही है और उसे जबरदस्ती खेतों पर जानवर चराने भेज देती। एक दिन शाम को जब गुड्डन खेत से लौटी तो पूरी भीगी हुई थी। उसका थका हुआ शरीर बुखार से तप रहा था। सर में इतना तेज दर्द था कि उसने दुपट्टे से अपना सर कसकर बांधा हुआ था। घर के भीतर आकर उसने देखा कि अम्मा और बुआ आज फिर ताला लगाकर
कहीं बाहर चली गई हैं। गुड्डन ने बिमला ताई को आवाज लगाई। ताई ने उसकी हालत देखी तो सबसे पहले उसके कपड़े बदलवाए, उसको चाय बना कर दी। घर में बुखार की गोली पड़ी थी वो दी, और वहीं अपने ही पास कंबल दे चारपाई पर बिठा आराम करने को कहा। पर डर के मारे बेचारी बच्ची बाहर वाले कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर बाद जब गुड्डन को थोड़ा आराम मिल गया तो वो ताई के पास आई, बोली, ताई जी भूख लगी है, कुछ दे दो खाने को। सवेरे का थोड़ा सा छाछ दलिया ही खाया है, रोटी पानी में गिरकर भीग गई तो दोपहर में कुछ भी नहीं खाया। अगर सवेरे की रोटी सब्जी है तो वही दे दो। ताई ने फटाफट गरम रोटी सेकी और सुबह की सब्जी के साथ गुड्डन को दी, और साथ ही एक गिलास गरम दूध और गुड़ भी ला गुड्डन की थाली में रख दिया। गुड्डन ने खाना शुरू ही किया था तभी सोनी वहां आ गई। अच्छा, तो यहाँ बैठी रोटियां तोड़ रही है, हम तुझे भूखा मारते हैं क्या? तुझे खाने को नहीं देते क्या जो तू यहाँ मांग कर खा रही है? सोनी ने कहा। बिमला से अब नहीं रहा गया और बोली, सोनी, किसी और की है क्या ये छोरी? एक घर नहीं है क्या इसका? इसने अगर यहाँ खाना खा लिया तो क्या हो गया? अरे नहीं भाभी, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ। ये बड़ी कामचोर है, काम ना करना पड़े इसके लिए तुम्हारे पास छिपकर बैठ जाती है और फिर खाना मांग ऐसे दिखाती है जैसे हम इसे भूखा मारते हैं। सोनी, जब मैं इस घर में आई थी तब तुम ढंग से नाक पोंछना भी नहीं जानती थी। तब से तुमको ननद होने के बाद भी बेटी की तरह ही पाला है। तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ मैं। बिमला सख्त लहजे में बोली, मेरे सामने बेकार की बातें मत करो। मैं सब जानती हूँ कि तुम उसे कैसे रखती हो और कैसे नहीं। पिछले 3 महीने से देख रही हूँ मैं, रोज उसे बासी रोटी और साग खिला खेत पर भेज देते हो। शाम में जब वो आती है तो घर पर उसे ताला लटका मिलता है और फिर तुम आते ही उसे पानी लेने भेज देती हो। इतना भी नहीं देखते कि वो जरा सी बच्ची है और उसकी माँ भी यहाँ नहीं है। उसकी आज हालत देखी तुमने, बारिश में भीग बुखार से तप रही थी बच्ची, दर्द से सर फटा जा रहा था उसका। अरे थोड़ी तो शर्म करो। कहताई वहीं बैठ गई और जब तक गुड्डन ने खाना खत्म ना कर लिया बिमला वहां से हिली भी नहीं। रात को गुड्डन को लेकर खूब कलेश हुआ। राजेश ने एक बार फिर गुड्डन को थप्पड़ मारा था। बेचारी बच्ची किसी के पास जाकर रो भी ना सकी। रात को उसे फिर बुखार हो गया। सुबह जब जगी तो उससे चला नहीं जा रहा था। अम्मा ने आज फिर उसे इस हालत में भी छाछ दलिया खिला जानवर ले खेत पर भेज दिया। आज बिमला भी खेत पर ही थी। जब उसने गुड्डन को इस हालत में जानवरों के साथ खेत पर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। कैसी माँ बेटी है ये? कल छोरी से चला भी नहीं जा रहा था और आज इन्होंने उसे जानवर ले खेत पर भेज दिया। जरा भी दया नहीं आई गुड्डन की हालत पर। बिमला को आज सोनिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों इनके पास छोड़कर गई थी वो अपने दिल के टुकड़े को। बिमला ने गुड्डन को बुला उसे आराम करने को कह दिया और बोली, तू चिंता मत कर, तेरे जानवर मैं देख लूंगी। तू यही मेड़ पर लेटकर आराम कर ले। दिन तो बिमला के साथ ऐसे ही कट गया। शाम में जब गुड्डन जानवर लेकर आ रही थी तो बारिश हुई। तेज हवा से छाता उल्टा हो गया और उसी के चक्कर में गुड्डन का मेड़ से पैर फिसल गया और वो पानी भरे खेत में गिर एक बार फिर भीग गई। रात को फिर बुखार चढ़ा, तबीयत और खराब होती गई। सुबह जब राजेश ने उसका तपता शरीर देखा तो गांव के ही झोला छाप डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने गुड्डन को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां दे दी और बोला, कल फिर आकर एक इंजेक्शन लगा जाऊंगा। 3 दिन तक यही हाल चलता रहा। गुड्डन की हालत में कोई सुधार नहीं था। बिमला ने कितनी बार कहा था शहर ले जाओ, पर अम्मा और सोनी ने बिमला और दादाजी की एक न चलने दी और ना ही राजेश ने किसी की सुनी। आज शनिवार था। गुड्डन के ताऊ अमरनाथ जी आज 15 दिन बाद ड्यूटी से लौटे थे। जब उन्होंने गुड्डन की हालत देखी और बिमला से सारी बात सुनी तो राजेश को समझाया और गुड्डन को तुरंत शहर ले चलने को कहा। गांव में एम्बुलेंस जैसा कुछ तो कहाँ ही मिलता है। आनन फानन में यही तय किया गया कि अमरनाथ की मोटरसाइकिल पर ही ले चलते हैं।
बिमला गुड्डन का मुंह पोंछ उसे स्वेटर पहना रही थी ताकि उसे रास्ते में ठंड ना लगे। गुड्डन ने बिमला से बहुत धीरे से कहा, ताई भूख लगी है, और एक गिलास दूध मांगा। बिमला तुरंत दूध गर्म कर लाई और गुड्डन को सहारा दे बिठाकर दूध पिलाया। दूध का गिलास ताई को वापस दे गुड्डन फिर से चारपाई पर लेट गई। अमरनाथ और राजेश ने गुड्डन को उठा, मोटरसाइकिल पर बीच में बिठाया और शहर के लिए चल पड़े। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। बीमार गुड्डन के पास शायद अब और सांसें नहीं बची थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते में गुड्डन की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। छोटी सी बच्ची बीमारी से इससे अधिक ना लड़ सकी और हार गई। गुड्डन दम तोड़ इस दुख भरे संसार से हमेशा के लिए चली गई थी, एक ऐसे संसार में जहां उसे न दादी का डर था, न बुआ का, और ना ही भूख का। अब ना वो बारिश में जानवर चराने जाती होगी और ना ही सूखे उपले उठाने। हाँ, अगर किसी को याद कर रही होगी तो अपनी माँ सोनिया को, जिसे जाने से वो कुछ कह भी ना पाई थी, और शायद बिमला को, जिसमें उसे सदा अपनी दूसरी माँ दिखाई दी। गुड्डन के बेजान शरीर को ले जब अमरनाथ और राजेश घर लौटे तो घर में मातम फैल गया। रोना चीखना मच गया घर में, और सबसे ज्यादा छाती अम्मा और सोनी ही पीट रही थी। बिमला एक कोने में खड़ी अपनी और सोनिया की बेबसी पर रो रही थी। दादाजी अपनी प्यारी गुड्डन के जाने के दुख में रो रहे थे। अमरनाथ फूल सी बच्ची के असमय चले जाने पर रो रहे थे, और घर के नादान बच्चे सबको रोता देख रो रहे थे। रो तो राजेश भी रहा था, पर पता नहीं अपनी बेवकूफी पर रो रहा था या बेटी को खो देने के दुख में, दोनों पर ही रो रहा था शायद। सोनिया को लेने राजेश के चचेरे भाई गजेंद्र को भेजा था। जब सोनिया ने गजेंद्र को देखा तो किसी अनहोनी आशंका से उसका दिल घबरा उठा। सोनिया ने सबसे पहले गुड्डन के बारे में ही पूछा। जब गजेंद्र ने बताया कि गुड्डन बीमार है तो सोनिया को भरोसा नहीं हुआ। जब सोनिया ने जोर देकर पूछा तो गजेंद्र दोबारा झूठ न बोल सका। उसने सोनिया को आज वो खबर दी थी जिसे कोई माँ अपनी जिंदगी तो क्या, अपनी मौत के बाद भी नहीं सुनना चाहती। सोनिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बोली, मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो। गजेंद्र तुरंत सोनिया को ले वहां से गांव के लिए चल पड़ा, लेकिन जब तक सोनिया वहां पहुंची, गांव के बुजुर्ग गुड्डन का दाह संस्कार करवा चुके थे। रास्ते भर रोती आई सोनिया की पथराई आंखें, उसका रोना बिलखना, कलेजा चीर देने वाली चीत्कार, अपनी आत्मा के टुकड़े को आखिरी बार देख भी ना पाने के दुख को बयां कर रही थी। सोनिया बार बार सुध खोए जा रही थी। कहां उसने गुड्डन को डोली में बिठा विदा करने के सपने संजोए थे, और कहां उसकी लाडो आज बिना कुछ कहे ऐसे ही चली गई। पता नहीं इस बीच कितना याद किया होगा उस नन्ही सी जान ने अपनी माँ को। पता नहीं कितनी बातें होंगी जो वो अपनी माँ से कहना चाहती होगी। ना जाने कितने दुख दिए होंगे इन लोगों ने उसकी बच्ची को, और ना जाने कितने दर्द सहे होंगे उस जीवाक ने। अगर एक बार माँ को मिल लेती तो शायद एक मुस्कुराहट लिए विदा होती इस संसार से। सोनिया यही कह अपनी छाती पीट रही थी। लाडो, मैं तो मजबूर हो तुझसे थोड़ी सी ही दूर गई थी, पर तू अपनी अभागी माँ से इतनी नाराज हो गई कि हमेशा हमेशा के लिए दूर, बहुत दूर चली गई। सोनिया का इस तरह बार बार होश खो देना चीख चीख कर यही कह रहा था, लाडो तेरी सबसे बड़ी गुनाहगार मैं ही हूँ। मुझे कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था इन हत्यारों के बीच। मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।